15 अगस्त 1947, एक डेट जो हम सब जानते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया को आज़ादी एग्जैक्टली मिली कैसे, तो शायद जवाब होगा गांधी जी ने फ्रीडम स्ट्रगल लीड किया, अंग्रेजों के खिलाफ मूवमेंट्स हुए और 15 अगस्त 1947 को इंडिया आज़ाद हो गया। सुनने में सिंपल है, लेकिन हिस्ट्री में प्रॉब्लम यह है कि सिंपल आंसर हमेशा कंप्लीट नहीं होता। इंडिया की इंडिपेंडेंस किसी एक दिन, किसी एक मूवमेंट या किसी एक लीडर ने नहीं दिलाई थी। ये एक लंबी लड़ाई थी जिसने ब्रिटिश कॉलोनियल पावर का एक्सपांशन, इंडियन रेजिस्टेंस, कांग्रेस का राइज, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स, गांधी की पॉलिटिक्स, कम्युनल पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशनल नेगोशिएशंस, सुभाष चंद्र बोस की आयन, वर्ल्ड वॉर टू, अंग्रेजों पर रणनीतिक और आर्थिक दबाव, 1946 का मिलिट्री अनरेस्ट, कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच रुकावट, पार्टीशन पर चर्चा और फाइनली अंग्रेजों की वापसी एक दूसरे से कनेक्टेड थे। और इसीलिए हम इस कहानी को एक सिंपल हीरो की स्टोरी की तरह नहीं, बल्कि रियलिटी बेसिस पर समझने की कोशिश करेंगे। हम ये नहीं पूछेंगे कि हीरो कौन था, हम पूछेंगे किसने क्या किया, क्यों किया, उस वक्त उसके पास क्या ऑप्शंस थे, उस डिसीजन का एक्चुअल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ, और सबसे इम्पोर्टेंट, जो हम आज उन लीडर्स के बारे में कहते हैं उसमें कितना सच है और कितना झूठ। 1750 के आसपास इंडिया को ब्रिटिश कॉलोनी कहना हिस्टोरिकली सही नहीं होगा। मुगल एम्पायर की सेंट्रल अथॉरिटी वीक हो चुकी थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि इंडिया पॉलिटिकली खाली हो गया था। मराठा पावर स्ट्रांग थी, बंगाल, अवध, हैदराबाद और दूसरे रीजनल स्टेट अपनी पॉलिटिकल अथॉरिटी एक्सरसाइज कर रहे थे। इसी फ्रेगमेंटेड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज इंडिया में कमर्शियली एक्टिव थी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी इनिशियली एक ट्रेडिंग कंपनी थी, यानी इसका ओरिजिनल पर्पस इंडिया को गवर्न करना नहीं, बल्कि ट्रेड करना था। लेकिन 18th सेंचुरी में एक इम्पोर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ट्रेड को प्रोटेक्ट करने के लिए मिलिट्री पावर चाहिए थी, मिलिट्री पावर को मेंटेन करने के लिए रिवेन्यू चाहिए था, रिवेन्यू के लिए पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस चाहिए था, और धीरे धीरे ट्रेड, मिलिट्री पावर, रिवेन्यू, पॉलिटिकल पावर, ये एक साइकिल सा चलने लगा। यही वो प्रोसेस था जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से टेरिटोरियल पॉलिटिकल पावर बनने लगी। 1757 की बैटल ऑफ प्लासी को अक्सर एक सिंपल मिलिट्री विक्ट्री के रूप में याद किया जाता है, लेकिन इसके पीछे बंगाल की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला के अपोनेंट के साथ अलायंसेस और राजनीतिक फेरबदल किया। प्लासी के बाद कंपनी का बंगाल की पॉलिटिक्स पर इन्फ्लुएंस ड्रामेटिकली बढ़ गया। फिर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई और 1765 में कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी राइट्स मिले। दीवानी का सिंपल मीनिंग है लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट। ये बहुत बड़ा चेंज था। अब कंपनी इंडिया में माल बेचने खरीदने वाली ऑर्गेनाइजेशन भर नहीं थी, उसके पास टेरिटरी से रिवेन्यू कलेक्ट करने का मैकेनिज्म था, और इसी रिवेन्यू ने उसकी मिलिट्री और पॉलिटिकल एक्सपेंशन को सपोर्ट किया। इसलिए ब्रिटिश रूल को समझने के लिए सिर्फ ब्रिटिश मिलिट्री सुपीरियर थी कहना इनकम्प्लीट है। मिलिट्री पावर इंपॉर्टेंट थी, लेकिन पॉलिटिकल अलायंसेस, रिवेन्यू सिस्टम्स और भारतीय राजनीति में बिखराव भी इक्वली इंपॉर्टेंट था। अगली सेंचुरी में कंपनी की पावर बहुत एक्सपांड हुई, लेकिन 1857 में कॉलोनियल सिस्टम को एक बड़ा झटका मिला। Be ready, my मेरठ brothers. से शुरू हुई क्रांति दिल्ली The तक time पहुंच is गई। coming. बहादुर शाह जफर सिंबॉलिक सेंटर बन गए इस मूवमेंट के। सोल्जर्स के साथ डिफरेंट रीजन्स में रूलर्स, जमींदार, छोटे किसान और दूसरे ग्रुप्स भी इस टकराव में शामिल हुए। पहली चिंगारी एनफील्ड राइफल कारतूस की कंट्रोवर्सी थी, जिसके बारे में सोल्जर्स के बीच बिलीफ था कि कारतूस गाय और सुअर के फैट से ग्रीस करे गए हैं। लेकिन सिर्फ इसी मुद्दे से 1857 एक्सपेयर नहीं होता। राजनीतिक विलय, सेना की शिकायतें,
रेवेन्यू पॉलिसीज और कॉलोनियल एक्सपांशन के अगेंस्ट जमा हुआ आक्रोश भी बैकग्राउंड में था। यह एक इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल बैलेंस है। 1857 को सैन्य विरोध कह देना इसके विशाल चरित्र को इग्नोर करता है, लेकिन इसे कंप्लीटली ऑर्गेनाइज्ड मॉडर्न नेशन वाइड इंडिपेंडेंस वॉर कहना भी सच से ज्यादा एक कंक्लूजन होगा। विद्रोह को आखिरकार दबा दिया गया, लेकिन ब्रिटिश के लिए इसकी कीमत बहुत बड़ी थी और इसका परिणाम सिर्फ मिलिट्री सप्रेशन नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हुआ और 1858 के बाद इंडिया डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया। यानी 1857 इंडिया को इंडिपेंडेंट नहीं कर सका, लेकिन उसने कॉलोनियल स्टेट को परमानेंटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। 1857 के बाद ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट रूल स्टेब्लिश हुआ, लेकिन इसी पीरियड में एक दूसरी प्रोसेस डेवलप हो रही थी। इंग्लिश एजुकेशन, यूनिवर्सिटीज, न्यूज़पेपर्स, पॉलिटिकल एसोसिएशंस और एक एजुकेटेड इंडियन पॉलिटिकल क्लास। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टेब्लिश हुई, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1885 की कांग्रेस का इमीडिएट ऑब्जेक्टिव इंडिपेंडेंस नहीं था। अर्ली कांग्रेस लीडर्स रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, ग्रेटर इंडियन पार्टिसिपेशन और पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी डिमांड कर रहे थे। इस अप्रोच को ब्रॉडली कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म कहा जा सकता है। सिंपल लैंग्वेज में, ब्रिटिश गवर्नमेंट को पिटीशंस, मीटिंग्स, रिजोल्यूशंस और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेशर के थ्रू रिफॉर्म करने की कोशिश थी, लेकिन धीरे धीरे इकोनॉमिक क्रिटिसिज्म भी स्ट्रांग हुआ। दादा भाई नारोजी जैसे लीडर्स कॉलोनियल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को क्वेश्चन कर रहे थे। यानी नेशनलिज्म का क्वेश्चन अब सिर्फ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पाने तक लिमिटेड नहीं था। क्वेश्चन बन रहा था, ब्रिटिश रूल इंडिया की इकोनॉमी और सोसाइटी के साथ कर क्या रहा है। और इसी नेशनल पॉलिटिक्स का नेक्स्ट फेज डेवलप हुआ। 1905 में बंगाल का पार्टीशन अनाउंस किया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस का जस्टिफिकेशन दिया। इंडियन नेशनलिस्ट ने इसे पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के रूप में देखा और स्ट्रॉन्ग अपोजिशन लॉन्च हुआ। यहीं से स्वदेशी मूवमेंट पावरफुल बना। और स्वदेशी का सिंपल मीनिंग था ब्रिटिश गुड्स का बॉयकॉट और इंडियन गुड्स का प्रमोशन। लेकिन ये सिर्फ फॉरेन क्लॉथ को बॉयकॉट करने की कैंपेन नहीं थी। पब्लिक मीटिंग्स, पॉलिटिकल एजुकेशन, स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन, नेशनल स्कूल्स और इंडिजीनियस एंटरप्राइजेस सब इस मोबिलाइजेशन के पार्ट बने। यहाँ फ्रीडम स्ट्रगल का कैरेक्टर चेंज हो रहा था। पॉलिटिक्स एजुकेटेड एलिट्स के पिटिशन से निकलकर पब्लिक मोबिलाइजेशन की तरफ आ रही थी। और इसी पीरियड में कांग्रेस के अंदर भी डिसएग्रीमेंट्स ग्रो होने लगे। मॉडरेट्स ग्रेजुअल कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स पर जोर दे रहे थे, जबकि एक्सट्रीमिस्ट या असर्टिव नेशनलिस्ट स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन और सेल्फ रूल की डिमांड को पुश कर रहे थे। यानी फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर एक ही स्ट्रेटेजी नहीं थी। इंडिया की आज़ादी की कहानी शुरू से कंपीटिंग पॉलिटिकल मेथड्स की एक कहानी भी थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इंडियंस को पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन 1919 में रॉलेट एक्ट और पॉलिटिकल प्रोटेस्ट के बीच पंजाब में सिचुएशन एक्सट्रीमली टेंस हो गई। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल रेगिनाल्ड डायर के ऑर्डर्स पर फायरिंग हुई। लार्ज नंबर्स में सिविलियंस मारे गए। एग्जैक्ट कैजुअल नंबर को लेकर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और एस्टिमेट्स डिफर करते हैं, लेकिन इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट और क्लैरिटी बहुत कम थी। जलियांवाला बाग में ब्रिटिश रूल की लेजिटिमेसी को इंडियन पॉलिटिकल ओपिनियन के एक लार्ज सेक्शन के सामने डीपली डैमेज किया। और इसी ब्रॉडर एनवायरनमेंट में गांधी का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रैपिडली एक्सपांड हुआ। गांधी का सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन सिर्फ ये नहीं था कि उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट लीड किया, उन्होंने इंडियन नेशनलिज्म को मास पार्टिसिपेशन के साथ कनेक्ट कर दिया। उनका पॉलिटिकल मेथड सत्याग्रह, सिंपल लैंग्वेज में ट्रूथ और नॉन वायलेंस के बेसिस पर पॉलिटिकल रेजिस्टेंस। 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ।
इंडिया आइडिया था कि We demand कॉलोनियल total गवर्नमेंट end. को इंडियन This is our कोऑपरेशन मिलती है, non-violent resistance. स्कूल्स, कोर्ट्स, टाइटल्स, इंस्टीट्यूशंस और इकोनॉमिक एक्टिविटीज के थ्रू। अगर इंडियन सिस्टमेटिकली कोऑपरेशन बंद करें तो कॉलोनियल अथॉरिटी की लेजिटिमेसी और फंक्शनिंग दोनों चैलेंज हो सकते हैं। ये ऑर्डिनरी पीपल ये ऑर्डिनरी पीपल तक पहुंची, स्टूडेंट्स, वर्कर्स, वुमेन, पीजेंट्स, अर्बन मिडिल क्लासेस, डिफरेंट रीजन्स। लेकिन 1922 में चौरी चौरा वायलेंस के बाद गांधी ने मूवमेंट वापस ले लिया। यही डिसीजन आज भी कंट्रोवर्शियल है। क्रिटिसिज्म ये है कि मूवमेंट मोमेंटम पर था और गांधी ने मेजर अपॉर्चुनिटी लूज कर दी। गांधी की पोजीशन थी कि मास मूवमेंट अगर वायलेंस में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको कंटिन्यू करना उनके प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट होगा। इस डिसीजन का एग्जैक्ट काउंटर फैक्चुअल, अगर मूवमेंट कंटिन्यू होता तो क्या 1920s में ब्रिटिश पावर सिग्निफिकेंटली कमजोर होती? हिस्टोरिकली प्रूव नहीं किया जा सकता। यहाँ फैक्ट और काउंटर फैक्ट्स को सेपरेट करना जरूरी है। फैक्ट ये है, गांधी ने मूवमेंट विड्रॉ किया, और काउंटर फैक्ट, अगर उन्होंने विड्रॉ नहीं किया होता तो क्या इसका कोई एक आंसर एविडेंस नहीं देता? 1929 के लाहौर कांग्रेस सेशन में पूर्ण स्वराज We demand यानी Swaraj. कंप्लीट इंडिपेंडेंस This is our कांग्रेस का non-violent resistance. एक्सप्लिसिट पॉलिटिकल गोल बना। अब डिमांड रिफॉर्म से आगे निकल चुकी थी। टारगेट था ब्रिटिश रूल का कंप्लीट एंड, और 1930 में गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया। लेकिन गांधी ने प्रोटेस्ट के लिए एक ऐसा इशू चूज किया जो थ्योरेटिकली छोटा लग सकता था, नमक। नमक हर हाउस होल्ड में यूज किया जाता था। ब्रिटिश सॉल्ट टैक्स आम भारतीयों के डेली लाइफ को डायरेक्टली इम्पेक्ट करता था। इसीलिए गांधी ने सॉल्ट को कॉलोनियल अथॉरिटी के सिंबल में कन्वर्ट कर दिया। 12 मार्च 1930 को गांधी साबरमती से दांडी के लिए मार्च पर निकले। दांडी पहुंचकर उन्होंने सॉल्ट लॉ ब्रेक किया। एक छोटा सा फिजिकल एक्ट था, लेकिन पॉलिटिकल मैसेज बहुत बड़ा था। कॉलोनियल लॉ को ऑर्डिनरी इंडियंस पब्लिकली चैलेंज कर रहे थे। सिविल डिसोबीडियंस ने मास मोबिलाइजेशन को और एक्सपांड किया, और कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड को एवरीडे पॉलिटिकल एक्शंस के साथ कनेक्ट कर दिया। 1930-31 के पीरियड में फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर एक दूसरा पावरफुल स्ट्रीम भी विजिबल था, We must proceed with क्रांतिकारी caution. राष्ट्रवाद। The entire plan भगत depends सिंह on our और silence. उनके साथियों के लिए ब्रिटिश कॉलोनियल स्टेट को सिर्फ मॉरल्स के बेसिस पर चैलेंज करना इनफ नहीं था। भगत सिंह के पॉलिटिकल थॉट में क्रांति के साथ सोशलिज्म, क्लास एक्सप्लॉयटेशन और सेक्युलर पॉलिटिक्स जैसे आइडिया भी थे। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। आज एक कॉमन क्लेम है, गांधी भगत सिंह को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बचाया। इस क्लेम को एविडेंस के अगेंस्ट केयरफुली देखना जरूरी है। गांधी ने सेंटेंस के इशू पर ब्रिटिश गवर्नमेंट में दखल दिया था, लेकिन उनके पास फांसी के डिसीजन को एक तरफा कैंसिल करने की पावर नहीं थी। फांसी नहीं टल पाई। इसलिए हिस्टोरिकल एविडेंस ये स्टेब्लिश करता है कि गांधी भगत सिंह की फांसी नहीं रुकवा सके, लेकिन ये कहना कि गांधी के पास एब्सोल्यूट पावर थी और उन्होंने जानबूझकर भगत सिंह को मरने दिया, ये स्ट्रोंगर क्लेम है, और उसके लिए स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए। यही डिफरेंस है हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म और पॉलिटिकल प्रूफ के बीच। 1930s तक एक इम्पोर्टेंट रियलिटी क्लियर हो चुकी थी। ब्रिटिश के खिलाफ इंडियंस एक कॉमन डिमांड शेयर कर सकते थे, लेकिन इंडिपेंडेंट इंडिया का स्ट्रक्चर कैसा होगा, इस पर एग्रीमेंट नहीं था। गांधी का विजन डिसेंट्रलाइज्ड, एथिकल और सोशल ट्रांसफॉर्मेटिव इंडिया की तरफ था। नेहरू मॉडर्न डेमोक्रेटिक और इंडस्ट्रियल स्टेट की डायरेक्शन में सोच रहे थे। अंबेडकर का सेंट्रल कंसर्न था सोशल इक्वालिटी, कास्ट डोमिनेंस से फ्रीडम और इंडिविजुअल राइट्स। मुस्लिम लीग और जिन्ना मुस्लिम पॉलिटिकल सिक्योरिटी और मीनिंगफुल कॉन्स्टिट्यूशनल पावर शेयरिंग पर फोकस कर रहे थे। सुभाष चंद्र बोस इंपीरियल पावर को डायरेक्ट मिलिटेंट चैलेंज देने के एडवोकेट थे।
यानी फ्रीडम का मीनिंग सबके लिए एक जैसा नहीं था। एक फार्मर के लिए लैंड और रेवेन्यू इंपॉर्टेंट था। एक वर्कर के लिए वेजेस और वर्किंग कंडीशंस। दलित कम्युनिटीज के लिए कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और रिप्रेजेंटेशन। वुमेन के लिए पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के साथ सोशल रेस्ट्रिक्शंस। बिजनेस कम्युनिटीज के लिए एक इकोनॉमिक कंट्रोल। इसलिए इंडिपेंडेंस को समझने के लिए एक इंडियन एक्सपेक्टेशन अज्यूम करना डेंजरस है। एक सिंगल इंडियन एक्सपेक्टेशन अज्यूम करना डेंजरस है। 1947 में फ्रीडम एक सिंगल डिमांड नहीं, मल्टीपल एक्सपेक्टेशंस का बंडल थी। 1939 में वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हुआ। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को जंग में धकेल दिया, और वो भी बिना भारतीय पॉलिटिकल क्लास की सलाह लिए। कांग्रेस नेताओं ने प्रोटेस्ट में रिजाइन कर दिया। लेकिन वॉर का इम्पैक्ट सिर्फ पॉलिटिकल नहीं था। ब्रिटेन के आर्थिक और रणनीतिक रिसोर्सेज को काफी नुकसान हो रहा था। इंडिया ब्रिटिश वॉर एफर्ट के लिए स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट था। इंडियन सोल्जर्स ने कई जगहों पर लड़ाई लड़ी, और वॉर के एंड तक ब्रिटेन के पास कॉलोनियल सिस्टम को इंडेफिनेटली मेंटेन करने की सेम कैपेसिटी नहीं थी। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट करेक्शन है। ब्रिटेन बैंकरप्ट हो गए थे, इसलिए इंडिया छोड़ दिया। इतना सिंपल एक्सप्लेनेशन एविडेंस सपोर्ट नहीं करता। वॉर की परेशानी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर था, बट इंडियन पॉलिटिकल प्रेशर इम्पोर्टेंट था। ब्रिटिश स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस इम्पोर्टेंट थे। मिलिट्री लॉयल्टी का क्वेश्चन बाद में इम्पोर्टेंट बना। कांग्रेस लीग कॉन्फ्लिक्ट इम्पोर्टेंट था, और 1945 टू 47 का पॉलिटिकल क्राइसिस इन सबको एक साथ लेकर चल रहा था। 1942 में क्रिप्स मिशन इंडिया आया। गवर्नमेंट वॉर के कॉन्टेक्स्ट में इंडियन पॉलिटिकल सेटलमेंट का फॉर्मूला ढूंढ रही थी। नेगोशिएशंस फेल हुए। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने क्विट इंडिया रिजोल्यूशन एडॉप्ट किया। गांधी का मैसेज था, डू और डाई। 9 अगस्त को गांधी और कांग्रेस लीडरशिप अरेस्ट कर ली गई। लेकिन लीडरशिप अरेस्ट होने के बाद मूवमेंट सिंपली खत्म नहीं हुआ। डिफरेंट रीजन्स में प्रोटेस्ट स्ट्राइक्स, अंडरग्राउंड नेटवर्क्स और रेजिस्टेंस डेवलप हुआ। कुछ जगहों पर कॉलोनियल अथॉरिटी को चैलेंज करने के लिए पैरेलल लोकल स्ट्रक्चर्स भी बन गए। यहाँ एक इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन है। क्विट इंडिया का इमीडिएट रिजल्ट अंग्रेजों की वापसी नहीं थी। ब्रिटिश ने मूवमेंट को वायलेंटली सप्रेस किया, लेकिन क्विट इंडिया ने एक क्लियर पॉलिटिकल डिमांड स्टेब्लिश कर दी थी, ब्रिटिश मस्ट लीव इंडिया। इसलिए दो अपोजिट क्लेम्स, दोनों प्रॉब्लमेटिक है। क्विट इंडिया ने 1942 में ब्रिटिश को इंडिया से निकाल दिया। फॉल्स। क्विट इंडिया का इंडिपेंडेंस से कोई रिलेशन ही नहीं था। इक्वली सिंपलिस्टिक हिस्टोरिकल एविडेंस मूवमेंट को ब्रॉडर एंटी कॉलोनियल क्राइसिस का इंपॉर्टेंट पार्ट सपोर्ट करता है। लेकिन 1947 के फाइनल ब्रिटिश डिसीजन में इसका एग्जैक्ट कैजुअल वेट समझना डिफिकल्ट था। इस वॉर टाइम पीरियड में सुभाष चंद्र बोस ने फ्रीडम स्ट्रगल का एक फंडामेंटली डिफरेंट रूट चूज किया। गांधी नॉन वायलेंट मास मोबिलाइजेशन को सेंट्रल स्ट्रेटेजी मानते थे। बोस आर्म्ड स्ट्रगल के थ्रू ब्रिटिश रूल को चैलेंज करना चाहते थे। इंडियन नेशनल आर्मी जापानीज सपोर्ट के साथ ब्रिटिश इंडिया के अगेंस्ट मिलिट्री कैंपेन में इन्वॉल्व थी। मिलिट्री आउटकम सक्सेसफुल नहीं रहा। आईएनए ब्रिटिश एम्पायर को सैन्य शक्ति से हरा नहीं पाई। लेकिन 1945 में वॉर के एंड के बाद स्टोरी का सेकेंड फेज शुरू हुआ, आईएनए ट्रायल्स। और इन ट्रायल्स के अराउंड इंडिया में मैसिव पॉलिटिकल रिएक्शन। ब्रिटिश अथॉरिटीज के सामने एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन था, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की लॉयल्टी कितनी रिलायबल है। आईएनए ट्रायल्स को सिर्फ मिलिट्री हिस्ट्री के फ्रेम में देखना इसलिए इनकम्प्लीट है क्योंकि इनका पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी था। लेकिन यहाँ भी एविडेंस फर्स्ट कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है। आईएनए ने ब्रिटिश को बैटलफील्ड में हरा दिया, और इसी वजह से इंडिपेंडेंस मिली। सपोर्टेड नहीं है, लेकिन आईएनए का इंडिपेंडेंस के प्रोसेस पर कोई इम्पैक्ट नहीं था। यह भी एविडेंस सपोर्टेड नहीं है। आईएनए ब्रॉडर लेड कॉलोनियल क्राइसिस का एक कंपोनेंट थी।
उसका एग्जैक्ट कैजुअल कंट्रीब्यूशन अभी भी हिस्टोरिकल डिबेट का सब्जेक्ट है। 1945 के बाद पॉलिटिकल सिचुएशन रैपिडली चेंज हुई। आईएनए ट्रायल्स के साथ इंडियन पब्लिक ओपिनियन मोबिलाइज हुआ और 1946 में रॉयल इंडियन नेवी के इंडियन रैंकिंग्स की स्ट्राइक और म्यूटिनी ने कॉलोनियल स्टेट के लिए एक और सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। जैसे फूड और सर्विस कंडीशंस का इशू नहीं रहा, पॉलिटिकल स्लोगन्स भी मूवमेंट का पार्ट बने। नेवल अनरेस्ट बॉम्बे से दूसरे एस्टेब्लिशमेंट्स तक स्प्रेड हुआ। इस इवेंट को एग्जरेट करके इंडियन आर्म फोर्सेस ने ब्रिटिश रूल को ओवरथ्रो कर दिया, कहना सही नहीं होगा, लेकिन इसका एग्जिस्टेंस कॉलोनियल अथॉरिटीज के लिए बड़ी चेतावनी थी। कॉलोनियल गवर्नमेंट का पावर स्ट्रक्चर अल्टीमेटली इंडियन पर्सनल पर भी डिपेंड करता था। अगर क्राइसिस के साथ मिलिट्री लॉयल्टी भी अनसर्टेन होने लगे तो कॉलोनियल गवर्नेंस का रिस्क ड्रामेटिकली बढ़ता है। और इसी पीरियड में कांग्रेस लीग डिसएग्रीमेंट और कम्युनल वायलेंस भी इंटेंसिफाई हो रहे थे। यानी 1946 तक ब्रिटिश प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं थी कि इंडियंस आज़ादी मांग रहे हैं, प्रॉब्लम ये बन गई थी कि ओल्ड कॉलोनियल सिस्टम को प्रैक्टिकली सस्टेन कैसे किया जाए। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन इंडिया आया और ये मूवमेंट एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ तक आते आते पार्टीशन रोका नहीं जा सकता ऐसा नहीं था। एक अल्टरनेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट अभी भी टेबल पर था। कैबिनेट मिशन ने एक यूनियन ऑफ इंडिया प्रपोज किया। सेंटर के पास मेनली डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन के जैसे We सब्जेक्ट्स must होने थे। carefully consider the proposed बाकी models. मेजर पावर्स The unity स्टेट्स of the या provinces प्रोविंसेस is के paramount. पास रहती। प्रोविंसेस ग्रुपिंग भी कर सकते थे। सिंपल लैंग्वेज में एक यूनाइटेड इंडिया लेकिन रिलेटिवली वीक सेंटर और पावरफुल प्रोविंसेस के साथ कांग्रेस का कंसर्न था कि इतना वीक सेंटर यूनाइटेड इंडिया को इफेक्टिवली गवर्न नहीं कर पाएगा। मुस्लिम लीग को इस अरेंजमेंट में मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन्स के लिए राजनीतिक सुरक्षा मिलने की पॉसिबिलिटी दिखती थी। ब्रिटिश के लिए यह यूनिटी और मुस्लिम पॉलिटिकल सिक्योरिटी के बीच कॉम्प्रोमाइज फार्मूला था। मिशन का ऑन स्टेटमेंट क्लियरली यूनाइटेड इंडिया को प्रिजर्व करने का कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन प्रपोज करता है, लेकिन कांग्रेस और लीग के बीच इसे समझने और इम्प्लीमेंट करने के क्वेश्चन पर एग्रीमेंट नहीं बन पाया। और यहीं से एक इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल कंक्लूजन निकलता है। 1947 की पार्टीशन को पहले से इनएविटेबल कहना बहुत सिंपलिस्टिक है। 1946 में यूनाइटेड इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशनल अल्टरनेटिव जेन्युइनली एग्जिस्ट करता था, लेकिन वो पॉलिटिकल एग्रीमेंट में कन्वर्ट नहीं हो सका। कैबिनेट मिशन के फेलियर के बाद पॉलिटिकल एनवायरनमेंट रैपिडली खराब होने लगा। मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे का कॉल किया। 16 अगस्त 1946 को कलकत्ता में कड़ा कम्युनल वायलेंस हुआ। वायलेंस बंगाल के दूसरे एरियाज और फिर बिहार, नोआखाली और पंजाब जैसे रीजन्स तक डिफरेंट फॉर्म्स में स्प्रेड हुआ। अब कॉन्स्टिट्यूशनल डिसएग्रीमेंट के साथ कम्युनल वायलेंस भी पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग को शेप कर रहा था। यहाँ एक डेंजरस सिंप्लीफिकेशन अवॉइड करनी जरूरी है। पार्टीशन को सिर्फ जिन्ना ने कराया या कांग्रेस ने कराया या सिर्फ ब्रिटिशर्स ने कराया में रिड्यूस करना हिस्टोरिकली प्रोसेस को डिस्टोर्ट करता है। कांग्रेस लीग डिसएग्रीमेंट मुख्य था, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी इंपॉर्टेंट थी, कम्युनल पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन इंपॉर्टेंट थी, वायलेंस ने कॉम्प्रोमाइज की पॉलिटिकल स्पेस को कम कर दिया था, और फाइनल 1947 सेटलमेंट इन मल्टीपल फोर्सेस के इंटरेक्शन का प्रोडक्ट था। 20 फरवरी 1947 ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि ब्रिटिशर्स पावर्स इंडियंस को ट्रांसफर करेंगे। ओरिजिनल टारगेट था जून 1948, यानी अगस्त 1948 इनिशियली फिक्स्ड नहीं था। लॉर्ड माउंटबेटन को इंडिया का लास्ट वाइसरॉय बनाया गया। उनका टास्क पावर ट्रांसफर के नेगोशिएशन और एग्जीक्यूशन करना था। ब्रिटिश आर्काइवल मटेरियल से यह भी क्लियर होता है कि लेट 1946 तक ब्रिटिश ऑफिशियल सिंसियरली कंसर्न थे कि एक वर्केबल सिंगल स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट
अचीव करना डिफिकल्ट हो रहा है। माउंटबेटन ने इवेंचुअली ट्रांसफर को एक्सेलरेट किया और जून 1948 की एक्सपेक्टेड डेडलाइन से प्रोसेस अगस्त 1947 तक आ गया। ये डिसीजन एक्सट्रीमली कॉम्प्रेस्ड पॉलिटिकल टाइम टेबल क्रिएट करने वाला था। 3 जून 1947 ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फाइनल ट्रांसफर प्लान अनाउंस किया। अब यूनाइटेड इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट इफेक्टिवली फेल हो चुका था। ब्रिटिश इंडिया को डिवाइड करके दो इंडिपेंडेंट डोमिनियंस इस्टेब्लिश होने वाले थे, इंडिया और पाकिस्तान। पंजाब और बंगाल जैसे प्रोविंसेस को भी डिवाइड करना था। बाउंड्री ड्रॉ करने के लिए रेडक्लिफ कमीशन इस्टेब्लिश हुआ। प्रॉब्लम ये थी कि कम्युनिटीज नीटली सेपरेट ज्योग्राफिकल ब्लॉक्स में नहीं रहती थी। हिंदू, मुस्लिम और सिख पॉपुलेशन मिक्स्ड सेटलमेंट्स में रहती थी। इसलिए एक बाउंड्री लाइन ड्रॉ करना सिर्फ मैप पर लाइन खींचना नहीं था। उस लाइन का मतलब था किसका घर किस कंट्री में होगा, और ये प्रोसेस एक्सट्रीमली कंप्रेस्ड टाइमलाइन में एग्जीक्यूट हो रही थी। इंडिपेंडेंस के साथ ही मास डिस्प्लेसमेंट और कम्युनल वायलेंस की ट्रेजेडी हो गई। एग्जैक्ट डेट टोल पर हिस्टोरियंस के एस्टिमेट्स वेरी करते हैं, इसलिए एक सिंगल नंबर को एब्सोल्युटली सर्टेनिटी के साथ प्रेजेंट करना एप्रोप्रिएट नहीं होगा। लेकिन स्केल काफ़ी बड़ा था, और यही यही 1947 का सेंट्रल कॉन्ट्रडिक्शन है। इंडिपेंडेंस विक्ट्री भी थी और पार्टीशन की ट्रेजेडी भी। दोनों रियलिटीज एक ही हिस्टोरिकल मूवमेंट में एग्जिस्ट करती थी। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया। ये वो लीगल डॉक्यूमेंट था जिसने ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी को कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म दिया। एक्ट ने क्लियरली स्टेब्लिश किया 15 अगस्त 1947 से इंडिया और पाकिस्तान दो इंडिपेंडेंट डोमिनियंस होंगे। यानी 15 अगस्त कोई आर्बिट्ररी सिंबॉलिक डेट नहीं थी, ये लॉ में फॉर्मली डिफाइंड अपॉइंटेड डे था। और यहाँ एक टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है। 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, लेकिन इमीडिएटली रिपब्लिक नहीं बना था। डोमिनियन स्टेटस का मतलब था कि इंडिया इंटरनली सेल्फ गवर्निंग इंडिपेंडेंट स्टेट था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस अभी भी ब्रिटिश क्राउन से हो रहे थे। रिपब्लिक का ट्रांसफॉर्मेशन आगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस में हुआ। इसलिए 15 अगस्त 1947 इज इक्वल्स टू इंडिपेंडेंस एंड 26 जनवरी 1950 इज इक्वल्स टू रिपब्लिक, दोनों अलग कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट्स हैं। अब हम उस मूवमेंट पर आ पहुंचे हैं जिसके लिए डिकेड्स की पॉलिटिक्स, प्रोटेस्ट, नेगोशिएशंस और सेक्रीफाइस हो चुके थे। 14 अगस्त की रात कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और मिडनाइट के आसपास इंडिया फॉर्मली इंडिपेंडेंट हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी फेमस स्पीच में कहा, when the world sleeps, we are when awake to life, freedom. लेकिन इस स्पीच को सिर्फ एक इमोशनल इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन समझना मिस्टेक होगी। नेहरू ने उसी स्पीच में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिफाइन की। फ्रीडम का मतलब सिर्फ ब्रिटिश रूल का एंड नहीं था। इंडिया और इंडियन पीपल की सर्विस, ह्यूमैनिटी के लार्जर कॉज की सर्विस, और एक अनफिनिश्ड प्लेज, यानी लीडरशिप के लिए इंडिपेंडेंस डेस्टिनेशन नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक बिगिनिंग पॉइंट है। अब पूरी कहानी देखने के बाद हम वापस ओपनिंग क्वेश्चन पर आ सकते हैं। इंडिया को आज़ादी किसने दिलाई? अगर आंसर में सिर्फ एक नाम दिया जाए, गांधी, बोस, नेहरू, पटेल, भगत सिंह या कोई और, तो आंसर इनकम्प्लीट ही रह जाएगा। गांधी ने इंडियन नेशनलिज्म को मास पॉलिटिक्स में ट्रांसफॉर्म किया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रोल प्ले किया। कांग्रेस ने डिकेड्स तक ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल नेगोशिएशंस को सस्टेन किया। रिवॉल्यूशनरीज ने अथॉरिटी को दूसरे आइडियोलॉजिकल और मिलिटेंट फ्रेमवर्क से चैलेंज किया।
भगत सिंह जैसे फिगर्स ने यूथ और रेडिकल पॉलिटिकल इमेजिनेशन को इन्फ्लुएंस किया, और बोस और आईएनए ने आर्म्ड एंटी कॉलोनियल रेजिस्टेंस को पावरफुल पॉलिटिकल सिंबल बनाया। अंबेडकर ने फ्रीडम के मीनिंग को सोशल इक्वालिटी और इंडिविजुअल राइट्स के क्वेश्चन से कनेक्ट किया। नेहरू और पटेल जैसे लीडर्स ने इमर्जिंग इंडियन स्टेट के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को शेप करने में एक मेजर रोल प्ले किया। और ब्रिटिश साइड पर वर्ल्ड वॉर टू, इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रेंट्स, चेंजिंग पॉलिटिकल कैलकुलेशंस और इंडिया को गवर्न करने की डिक्लाइनिंग फिजिबिलिटी ने विड्रॉल को इंक्रीजिंगली अनअवॉइडेबल डायरेक्शन में पुश किया। इसलिए हमारी रिसर्च का स्ट्रॉन्गेस्ट कंक्लूजन ये नहीं है कि एक्स ने इंडिया को आज़ादी दिलाई। स्ट्रॉन्गर कंक्लूजन ये है, इंडिया की इंडिपेंडेंस मल्टीपल फोर्सेस का रिजल्ट थी। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, मास मूवमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल्स, रिवॉल्यूशनरी रेजिस्टेंस, कम्युनल पॉलिटिक्स, वर्ल्ड वॉर टू, आईएनए रिलेटेड डेवलपमेंट्स, पोस्ट वॉर अनरेस्ट, कांग्रेस लीड डेडलॉक, ब्रिटिश स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस और फाइनल नेगोशिएटेड ट्रांसफर ऑफ पावर। इवेंट अलग इवेंट अलग चीज है, कॉज अलग, मेन कॉज अलग और सोल कॉज बिल्कुल ही अलग। लेकिन हमारी ओरिजिनल स्टोरी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट अभी भी बाकी है। आज हम गांधी को क्रिटिसाइज करते हैं, भगत सिंह के केस में गांधी पर क्वेश्चंस उठाते हैं, पार्टीशन के लिए गांधी, नेहरू और पटेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर आर्ग्यूमेंट होते हैं, बोस के एक्सिस पावर्स के साथ अलायंस को लेकर भी डिबेट होती है, पटेल वर्सेस नेहरू पर भी डिबेट होती है। अगर प्राइम मिनिस्टर पटेल होते तो इंडिया अलग होता। गांधी के बारे में ये बात है, अगर गांधी ने डिफरेंट डिसीजन लिया होता तो पार्टीशन अवॉइड हो सकती थी। और बोस के बारे में, अगर आईएनए सक्सेसफुल होती तो इंडिया पहले ही आज़ाद हो चुका होता। अगर प्रॉब्लम ये है कि ये क्वेश्चन काउंटर फैक्चुअल्स हैं। काउंटर फैक्चुअल का सिंपल मीनिंग हिस्ट्री में जो हुआ ही नहीं उसका हाइपोथेटिकल अल्टरनेटिव बनाना। ऐसे क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, लेकिन इन्हें हिस्टोरिकल फैक्ट्स की तरह आंसर नहीं किया जा सकता। हम पहले एक्चुअल एविडेंस स्टेब्लिश कर सकते हैं, लीडर ने क्या कहा, क्या डिसीजन लिया, क्या ऑप्शंस अवेलेबल थे उनके उनके पास, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते थे। उसके बाद ही हिस्टोरियंस काउंटर फैक्चुअल पॉसिबिलिटी डिस्कस कर सकते हैं। इसलिए अगर पटेल पीएम होते तो इंडिया बेटर होता एक हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है, ये हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस को एविडेंस के साथ टेस्ट करना पड़ता है। और शायद सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि 1947 में इंडिपेंडेंस का मतलब इंडियंस के लिए क्या था? ब्रिटिश से सिर्फ ब्रिटिश को हटा देना? नहीं। कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल स्पीचेस और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट से एक ब्रॉडर एक्सपेक्टेशन दिखती है। पॉलिटिकल फ्रीडम, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, इक्वल सिटीजनशिप, सोशल जस्टिस, पॉवर्टी रिडक्शन, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, ह्यूमन डिग्निटी, कम्युनल पीस और एक ऐसा स्टेट जो ऑर्डिनरी इंडियन की लाइफ में इम्प्रूवमेंट करे। लेकिन यहाँ भी एक क्वेश्चन है, इंडियंस एक्सपेक्टेड एक्स कहना डेंजरस है। अगर हम इंडियंस को एक सिंगल वॉइस में एक पीजेंट की एक्सपेक्टेशन को एक इंडस्ट्रियल वर्कर की एक्सपेक्टेशन आइडेंटिकल नहीं है। एक दलित कम्युनिटी के लिए पॉलिटिकल फ्रीडम का मीनिंग कास्ट ऑपरेशन से फ्रीडम के बिना इनकम्प्लीट था। वुमेन के लिए पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के साथ सोशल इक्वालिटी इंपॉर्टेंट थी। इसलिए इंडिपेंडेंस के वक्त मल्टीपल इंडियंस की मल्टीपल एक्सपेक्टेशंस एग्जिस्ट कर रही थी। और इसी वजह से 15 अगस्त 1947 को समझना सिर्फ ब्रिटिश रूल के एंड को समझना नहीं है, ये समझना भी है कि लोग उस फ्रीडम से क्या हासिल करना चाहते थे। तो 15 अगस्त 1947 को इंडिया ने क्या अचीव किया? सबसे बेसिक और अनडिनाइबल आंसर है कॉलोनियल सॉवरेनिटी का एंड। ब्रिटिश रूल खत्म हुआ, इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। लेकिन 15 अगस्त की स्टोरी को सिर्फ एक जीती हुई बाजी के रूप में देखना भी इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसी इंडिपेंडेंस के साथ पार्टीशन की ट्रेजेडी भी थी, कम्युनल वायलेंस भी था, डिस्प्लेसमेंट भी था, अनसर्टेनिटी भी थी और एक बड़ा अनफिनिश्ड टास्क भी था।
आज़ादी को ऑर्डिनरी इंडियन की एक्चुअल लाइफ में मीनिंगफुल बनाना। इसलिए शायद 15 अगस्त 1947 को समझने का सबसे ऑनेस्ट तरीका ये है कि ये एक विक्ट्री थी, ये एक पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज भी थी, और ये एक इनॉर्मस ह्यूमन ट्रेजेडी के बीच अचीव्ड फ्रीडम भी थी। और अगर हम गांधी, नेहरू, पटेल, बोस, अंबेडकर या भगत सिंह को ऑनेस्टली समझना चाहते हैं, तो हमें उन्हें आज के पॉलिटिकल लेबल्स से पहले उनके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा। उन्होंने क्या बिलीव किया, क्या एक्चुअली किया, किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की, उनके डिसीजंस के कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। और जहां एविडेंस खत्म होता है, वहां हमें आई डोंट नो कहने की हिम्मत भी रखनी होगी, क्योंकि हिस्ट्री का पर्पस किसी पुराने लीडर को हीरो या विलन डिक्लेयर करना नहीं है। हिस्ट्री का पर्पस ये समझना है कि रियलिटी एक्चुअली बनी कैसे। 15 अगस्त 1947 सिर्फ एक डेट नहीं थी, ये एक लंबी जर्नी का रिजल्ट था। और उस जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन शायद ये है, आज़ादी किसी एक आदमी की कहानी नहीं थी, आज़ादी एक पूरे सब कॉन्टिनेंट के पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी थी। और जब इंडिया मिडनाइट में अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम हुआ, तब एक जर्नी नहीं खत्म हुई, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हुई थी।